स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इंडिया जीके का है, जो आगामी व्यापम के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में और अन्य एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस जो है करने वाले हैं। तो हॉस्टल वार्डन का फाइनल एग्जाम जो है आपका 15 सितंबर को है। तो फाइनल एग्जाम से पहले जो है मैं जो है आपके लिए कोशिश करूंगा कि जो है एक फाइनल मॉक टेस्ट पेपर जो है आपके लिए जो है लेके आऊं। ठीक है, तो उस मॉक पेपर में हम लोग 100 नंबर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है सिर्फ इंग्लिश में रखा हूं, जहां पर अगर कोई समस्या होगा तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैरेलली बताने की कोशिश जो है करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 40 है ना, ये आर्टिकल 40 ये कहता है, अब देखो ये किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये राज्यों के लिए बाध्यकारी जो है नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि जो राज्य है वो कोशिश करेगा कि जो है हर राज्यों में जो है क्या रहे, पंचायती राज संस्थाओं को जो है स्थापित किया जाए और उनको जो है क्या दिया जाए, स्वायत्ता दिया जाए। ठीक है, उनको जो है पैसे के लिए बाकी सब चीजों के लिए स्वायत्ता दी जाए और इसको जो है विकेंद्रीकरण के में जो है तीसरे चरण पर जो है रखा जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाएं इस तरीके से हो, ये आर्टिकल 40 जो है कहता है। आर्टिकल 48 भी डीपीएसपी से संबंधित है। यह आर्टिकल 48 क्या कहता है कि दूध देने वाले या खेती किसानी में यूज करने वाले जानवरों की जो बलि दी जाती है, उनकी जो हत्या की जाती है, उससे जो है क्या है, रोकथाम से जो है क्या है, संबंधित है। राज्य ये कोशिश करेगा कि दूध, गाय हो गया या दूध देने वाले जानवर हो गए या खेती में उपयोग में होने वाले जानवर हो गए, इनकी बलि जो है या इनको काटा ना जाए करके इसके बारे में जो प्रतिबंधित करने की कोशिश के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह आर्टिकल 32 जो है आपको कहता है। आर्टिकल 51 आपका किससे संबंधित है? ये आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से क्या है, संबंधित है। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जुलाई मंथ में गए थे व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट उनसे मिलने गए थे। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट अगस्त मंथ में जो है व्लादिमीर जेलेंस्की थी, उनसे मिलने गए थे। ठीक है, तो दोनों से जो है वो क्या कहे गए थे, मिलने गए थे। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, तो हमारा कौन सा आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहता है? तो आर्टिकल नंबर 51 जो है कहता है। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी, आंसर भी दिख रहा होगा, आर्टिकल 40। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर के साथ उसको अगर आपको रिवीजन करना होगा तो भी जो है आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा करने की जो शक्ति, आपको आंसर जैसा कि दिख रहा होगा, किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। हमारे भारत में जो है 3 तरीके के आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, मतलब 3 तरीके के मतलब आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक वित्तीय हो गया। इस तरीके से आर्टिकल 352, 356, 360 इस तरीके से 3 आपातकाल की बात की गई है। तो इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी जो घोषणा है वो प्रेसिडेंट जो है करते हैं, लेकिन इसका रिकमेंडेशन कौन करेगा? जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने पूरे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे रिटर्न में साइन करवाने के बाद रिकमेंडेशन जो है करेगा, तभी जो है इमरजेंसी क्या हो सकती है, लागू हो सकती है। जो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में जो है इमरजेंसी लागू की गई थी, उस समय जो है कैबिनेट की सलाह जो है नहीं ली गई थी। इसीलिए जो है 1975 के जो इमरजेंसी की जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था वो क्या है, गलत है करके। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से सलाह लिया ही नहीं गया था। ये क्वेश्चन को डालने का पर्पस ये है कि अभी जो है कंगना रनौत की जो है एक इमरजेंसी करके मूवी आ रही है, ठीक है, जो कि उसी पर बेस्ड है। तो हो सकता है कि आपको इमरजेंसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? ठीक है, देखो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन।
तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने एक कम्युनिटी में जो है एक क्विज भी पोस्ट किया था इसी से संबंधित, कि जो है मूल कर्तव्यों के लिए जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है एक बनाई गई थी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है उस समय रिकमेंडेशन किया था कि 8 मौलिक कर्तव्यों को जो है रखा जाए करके, लेकिन केंद्र सरकार ने 8 के बजाय जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा था। उसके बाद 2002-3 के आसपास जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर पूछेगा तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। लेकिन मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य था अगर पूछा जाएगा तो आंसर है जो मूल संविधान था उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात जो है बिल्कुल भी नहीं की गई थी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं, छोटा संविधान जो है कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बहुत सारे संशोधन जो है किए थे। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में भी जो है क्या किया गया था, संशोधन जो है किया गया था। अब देखते हैं इसी में बी ऑप्शन आपको दिया है तो इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भी बहुत सारे बातें कही गई थी, जैसे इमरजेंसी के प्रावधान बदले गए थे, कितने महीने में उसको संसद से पास कराना है ये बात की गई थी, काफी सारे थे। लेकिन 44वां जो फेमस है वो आपका किससे संबंधित है, आपका जो आपका संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार दिया गया था मूल संविधान में, उसको कानूनी अधिकार जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है बना दिया गया, और उसको 300 क में जो है क्या कर दिया गया, डाल गया, आर्टिकल 300 क में जो है डाल दिया गया था। 52 संविधान संशोधन आपका दल बदल से क्या संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन जो है ये वोट करने के एज को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से जो है क्या है आपका संबंधित है। ये आपका 1979 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी उस समय जो है 61वां संविधान संशोधन जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो कौन सा, देखो वहां पर अनुच्छेद पूछेगा या संविधान, सॉरी क्या बोलते हैं, यहां पर जो है 52वां संविधान संशोधन था, यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है, तो आंसर है आपका 10वां अनुच्छेद जो है ये दल बदल से क्या है आपका संबंधित है। जो 8वां अनुच्छेद है ये हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, 22 भाषाएं हैं, उससे संबंधित है। 12वां जो अनुच्छेद है या सॉरी 12वां जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, आपका 12वां अनुसूची जो है नगरीय निकाय से जो है संबंधित है। 6वां आपका किससे संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के जनजातियों को स्वायत्तता प्रदान करने से जो है क्या है ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश से ली गई, आंसर तो दिख गया आपको, यूएसए से जो है ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो जो भाग 4 है ये आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्वों से जो है क्या है संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है 3 नीति निर्देशक तत्वों को जो है 3 भागों में आप बांट सकते हैं, एक तो आपका समाजवादी, एक तो उदारवादी और एक गांधीवादी, 3 भागों में जो है ये बटा हुआ है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका भाग 4 क में है ना, मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 क में है, जबकि आपका डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपका भाग 4 से जो है क्या है संबंधित है। भाग 3 आपका किससे संबंधित है, भाग 3 आपका मूल कर्तव्य सॉरी मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकारों से आपका जो है कौन सा संबंधित है, पार्ट 3, पार्ट जो है ये आपका जो 6वां है ये आपका जो है राज्य शासन से जो है क्या है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है, तो फाइनल शक्ति जो होती है मुख्य चुनाव आयोग के नियुक्त करने की वो प्रेसिडेंट के पास जो है होती है। 6 साल के लिए इनका चुनाव जो है किया जाता है, राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं इसकी नियुक्ति जो है करते हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है, राज्य के कौन है, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन है, और क्या बोलते हैं केंद्र के कौन है ये बताइएगा, क्योंकि अभी जो है दिसंबर जनवरी में जो है पंचायती राज चुनाव होंगे, नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव होंगे, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वर्तमान में कौन है, ये हाल ही में नियुक्ति जो है उनकी
हुई है। अगर आप पोस्ट मेरे देखते होंगे यूट्यूब क्वेश्चन जो है वीडियो सब पोस्ट को, तो आपको आंसर जो है पता चल जाएगा कौन है इसके सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से क्या है संबंधित है? मतलब किससे जो है आप क्या कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो, कौन सा आर्टिकल का यूज करके? तो आर्टिकल 368 के तहत जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन जो है कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा है? तो आर्टिकल 368। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से भाग से संबंधित है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 है, ये कौन से जो है क्या है क्या बोलते हैं भाग से जो है संबंधित है। आर्टिकल जो 365 है, ये आर्टिकल 365 आपका क्या है कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि यदि राज्य की जो सरकार है वो केंद्र के सरकार को क्या करते हैं, अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हैं, तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाई जा सकती है, इसकी बात जो है करता है। आर्टिकल 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं अगस्त 2019 को जो है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को जो है क्या कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बदले में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है क्या कर दिया गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, आप आर्टिकल 370 और ये 35A के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, 2019 में जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से पहली बार जो है वहां पर चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको चुनाव करंट के जो मुद्दे हैं उससे रिलेट करते हुए चीजों को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप सिर्फ रट लेंगे कि ये आर्टिकल इससे संबंधित है, ये आर्टिकल इससे संबंधित है, तो आप ज्यादा दिन तक याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीजों को करंट मुद्दों के साथ अगर आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं, उससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 370 कब हटाया गया था, ठीक है, इससे संबंधित जो कौन कौन से और बातें जो है कही गई है, वहां पर हटाने के बाद जो है वहां पर केंद्र जो क्या बोलते हैं कितने जो है जिले बनाए गए, कितने वहां पर क्या हुआ, ये सब चीजें इस तरीके से ओवरऑल जब करेंगे ना तभी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 395 अनुच्छेद जो है ये आपका क्या है, 395 अनुच्छेद जो है ये क्या है आपका बेसिकली जो प्रीवी पर्स जो था उससे जो है क्या है आपका संबंधित है, उसके हटाने से जो है क्या है आपका आर्टिकल 300 संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो आर्टिकल 368 जो है हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? आपको वर्तमान में पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो है उसका जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। तो अभी अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसको विधिक या कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है 300 के अंतर्गत। तो बी जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। देखिए, भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, इसको जो है कब जो है स्टार्ट किया गया था? तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो आपका भगवती को दिया जाता है। ठीक है, उसके जस्टिस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पी भगवती और एक और हैं, ये दो लोगों को जो है इंडिया में पीआईएल के लिए जो है जाना जाता है। तो ये कब चालू किया गया था? तो 1980 के आसपास जो है क्या किया गया था, जनहित याचिका जो है दायर, मतलब ये जो है अवधारणा जो है पेश की गई थी। बेसिकली जनहित याचिका क्या होता है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अधिकारों का अगर कोई हनन हो रहा है और उसमें से जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उस समस्या से नहीं गुजर रहा है वो भी क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है क्या बोलते हैं पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कहा जाता है। ये भी अमेरिकी न्याय प्रणाली से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अधिकारों के हनन होने पर जो है कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, याचिका जो है दायर कर सकता है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सैरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल क्या करती है, अपना रास्ता जो है बदल देती है। तो कई बार रात को लोग सोए होते हैं और नीचे से क्या करते हैं, पानी आ जाता है और बह के लोग मर जाते हैं। ठीक है, कई बार गांव डूब जाते हैं। तो इसी कारण से जो है कोसी नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा, देवमाली या जिंझागड़ा? ठीक है, जिंझागड़ा। तो देखो पहले जो है मनेन्द्रगढ़ी, ये जो महेंद्रगिरी था, ये पहले जो है क्या है आपका जो है माना जाता था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इसकी ये है करके, लेकिन वर्तमान में जब इसको नापा गया तो इसकी ऊंचाई सिर्फ 1501 मीटर है और सबसे ज्यादा जो है आपका ये जो जिंझागड़ा है ये आपका 1690 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है आपका डी जो है हो जाएगा। यहां पर आंसर में जो है अरमाकोंडा लिखा गया है, ये गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में जो है ये बांटती है। तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा और उसके बाद आपका मिजोरम। 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो इन राज्यों से गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर नहीं है? देखो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से आपका जो है भारतीय जो मानक समय है 82.5 डिग्री वो गुजरता है। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा जो है भारत से नहीं गुजरता है। भारत का जो मानक समय है जो हम लोग 82.5 डिग्री मानते हैं, ये कहां कहां से गुजरता है? तो देख लीजिए 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 जगहों से जो है गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? आग्नेय चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से, मेटामॉर्फिक चट्टानों से या सभी? तो इसका सही जवाब है आपका मुख्यतः जो है आग्नेय चट्टानों से जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है बना हुआ है। तो ए जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में जो है कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है? तो जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, कपास की खेती के लिए जो है उपयोग में लाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर बोला जाएगा तो एलुवियल सॉइल जो है ये भारत में क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है। चलिए, अपने समृद्ध कोयला भंडार के कारण किस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है? रूर जो है ये आपका क्या, जर्मनी का एक प्लेस है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जो है खदानें जो है पाई जाती हैं। तो उसकी तुलना जो है हमारे भारत के छोटा नागपुर के पठार से जो है किया जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को जो है हम लोग भारत का रूर प्रदेश जो है कहते हैं। चलिए, कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भारत में 3 नदी है, एक तो नर्मदा है आपका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा। दूसरा है आपका ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, और एक और है जो झारखंड से निकलती है शायद सोन नदी, नहीं सोन नदी नहीं है, एक और नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो बता देना, कि एक और भ्रंश घाटी से जो है बहती है। तो नर्मदा ताप्ती के अलावा एक और है जो कि झारखंड से निकलती है और भ्रंश घाटी में जो है बहती। भ्रंश घाटी मतलब ये होता है दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जो है यहाँ पर क्या होती है, नदियां गुजरती हैं, तो उसको बोला जाता है भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट घाटी जो है कहा जाता है। तो इसका सही जवाब नर्मदा हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में जो है क्या है, स्थित है। ठीक है, वुलर झील, ये सब सारी झीलें जो हैं, जब G20 का बैठक हुआ था तो बाहर के जो फॉरेनर्स जो थे, जो मेहमान भारत में आए थे, उनको ये सारा जगह जो है घुमाया गया था। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में था। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में होने के कारण वहां चुनाव, इसीलिए भी जो है ये आपका हाईलाइटेड जो है हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा है, जो कि आपका 10,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया में क्या है, ये फैला हुआ है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है
लगभग लगभग 6000 प्लस वर्ग किलोमीटर ये बांग्लादेश में पाया जाता है, और 4000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारे भारत में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश और भारत दोनों का जो मिला जुला एरिया है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा है। ठीक है, जहां पर सुंदरबन डेल्टा भी इसको जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक एक जो मैंग्रोव जो है पेड़ पाई जाती है, मैंग्रोव ट्री पाई जाती है, जिसके कारण से इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। रोकी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है क्या है, उनका हैबिटेट के रूप में भी जो है जाना जाता है, उनका निवास स्थान के रूप में भी जो है जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना का तरीका नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसे आयकर मेथड हो गया, या क्या बोलते हैं व्यय मेथड हो गया, उत्पादन विधि हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट विधि मतलब निवेश विधि, इस तरीके के कोई भी विधि जो है उपयोग में नहीं लाई जाती है। इनकम मतलब हो गया आपका आय विधि, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब हो गया आपका व्यय विधि, प्रोडक्शन मतलब हो गया आपका उत्पादन विधि, लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब आपका हो गया निवेश विधि। इस तरीके के कोई भी विधि जो है नहीं लाई जाती है गणना करने के लिए, तो डी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है इकोनॉमी का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी? तो फादर ऑफ इकोनॉमी जो है कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है, जिन्होंने 1974 के आसपास ये किताब लिखी थी, एडम स्मिथ। ठीक है, इनके किताब का नाम बड़ा फेमस है। चलिए आप इनके किताब का नाम कमेंट करके जो है बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेसे फियर शब्द निम्नलिखित में से किस आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो आपका लेसे फियर है ना, ये आपका जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है अलाउड टू डू, करने के लिए अनुमति देना, किसी काम को करने की अनुमति देना, इसका मतलब जो है होता है अलाउड टू डू। तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका कैपिटलिज्म से जो है क्या है, पूंजीवाद से जो है क्या है, संबंधित है। लेसे फेयर ये बोलता है कि हमारा जो बाजार है उसमें जो है सरकार के हस्तक्षेप जो है ज्यादा नहीं होनी देनी चाहिए, मार्केट अपने आप को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, अपने आप जो है उसको क्या करेगा, रिकवरी करेगा, इसमें सरकार का किसी पर्सन का जो है ज्यादा हस्तक्षेप जो उसमें नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब जो है होता है। ठीक है, समाजवाद मतलब सरकार जहां पर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। मिक्स्ड मतलब क्या होगा, दोनों का मिला जुला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है मिला था? चलिए थोड़ी देर सोचिए, और किसको जो है ये पुरस्कार जो है मिला था आप बताइएगा। ठीक है, चलिए याद आया होगा आपको, तो इसका सही जवाब है आपका अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन को जो है 1998 में जो है क्या किया गया था, इकोनॉमिक्स के लिए जो है अब उनको जो है क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित जो है किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है गरीबी से संबंधित जो है, गरीबी को कैसे हटा सकते हैं, उसका आकलन कैसे कर सकते हैं, अकाल को कैसे रोका जा सकता है, ये सब के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इसी कारण से जो है अमर्त्य सेन को जो है 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। तो कब मिला था याद रखिए, 1998 में, गरीबी से संबंधित जानकारी, उससे संबंधित जो है सिद्धांत देने के लिए जो है मिला था। चलिए आगे अच्छा आंसर तो दिख ही गया। चलो 25 का, राजकोषीय घाटा शब्द किससे संबंधित है? तो टोटल रिवेन्यू में से, टोटल आय में से टोटल व्यय को हटा देते हैं, तो जो बचता है उसको राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे भारत का बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है आरबीआई, इसको जो है नेशनलाइज जो है कब किया गया था? ठीक है, नेशनलाइज जो है आरबीआई को कब किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो इसका सही जवाब है आपका 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1 जनवरी 1949 ने क्या किया था, सरकार ने जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया था। ठीक है, समझ में? उसके बाद जो है देखिए 1955 में किसको किया गया था? 1955 में एलआईसी को जो है किया गया था, जहां तक मुझे आ रहा है, हाँ एलआईसी को 1955 में किया गया था। एलआईसी, एक मिनट, एलआईसी को किया गया था या एसबीआई को किया गया था? 1955 में ना एसबीआई को किया गया था, और 1956 में एलआईसी को किया गया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा कर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है? तो कौन सा कर है? तो जीएसटी जो है क्या किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका जो संग्रहण है वो कौन करता है?
केंद्र करता है, फिर बाद में क्या करता है, राज्यों को जो है वो बांटता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा योगदान जब आजाद हुए थे हम, उस समय जो कृषि का योगदान सबसे ज्यादा था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा था। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जो योगदान दे रहा है वो हमारा सेवा क्षेत्र है। लगभग लगभग जीडीपी का जो है 53% योगदान जो है सर्विस सेक्टर का है। प्राइमरी सेक्टर का जो है आपका 17% है। उसके बाद जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका जो है आपका 30% के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका 1961 से लेके 1966, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको पेश किया गया था। क्योंकि 1962 और 1965 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और युद्ध में हम लोग जो है क्या किए थे, ये पाकिस्तान वाला युद्ध तो जीत गए थे, चाइना वाले युद्ध को हम जीत नहीं पाए थे, हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो उसके कारण से हमारी जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा जो है खराब हो गई थी। इसके अलावा 1965-64 में जो है क्या होता है, अकाल भी पड़ जाता है, जिसके कारण से हम लोग जो है फूड जो है हमारे यहाँ जो खाद्यान्न है उसकी कमी जो है हो जाती है। ठीक है, तो इसी को भरपाई करने के लिए जो है हरित क्रांति को जो है लाया गया था। और हरित क्रांति के तहत जो क्या किया जाता था, जो अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनको यूज किया जाता था ताकि प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और पंजाब और हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सा संगठन जो है जिम्मेदार है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस जो है ये इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। सी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में 78% के आसपास जो है कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन जो है 20 आपका 95, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास पाया जाता है। बाकी फिर आर्गन, जल वाष्प वगैरह जो उपस्थित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो जो नाइट्रोजन और जो सल्फर है उसके जो ऑक्साइड हैं ये सबसे ज्यादा आपका क्या है, अम्ल वर्षा के लिए जो है क्या है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, अम्ल वर्षा जब होती है जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसका जो पीएच मान है ये 5 से कम हो जाता है। तो अम्ल वर्षा के कारण जानवरों को, पेड़ पौधों को, पत्तियों को, इमारतों को, सबको जो है क्या होता है, नुकसान जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? समुद्रों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, रेन फॉरेस्ट मतलब हिंदी इसका क्या होगा रेन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान को कहा जाता है क्या? नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जो हमारा ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग अमेजोन के नाम से जानते हैं। अमेजोन का जो जंगल है, अमेजोन का जो जंगल है उसको जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे अर्थ का लगभग 20% ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या करता है, ये सोखता है। ठीक है, इसीलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा जो है कहा जाता है। चलिए, कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है? तो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में हुआ था, क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है आपका संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका 1987 में हुआ था और ये आपका किससे संबंधित है, ओजोन लेयर का जो उस समय जो है क्या हो रहा था, क्षरण हो रहा था, उसके बचाव से जो है क्या है, ये संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है ये आपका 1925 में हुआ था और जेनेवा प्रोटोकॉल ये बोलता है कि जब भी उस समय, क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर हो चुका था 1914 से लेकर 1919 तक, तो आगे जब भी कभी भी कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है तो उसमें कभी भी ऐसे जहरीली गैसों का, ऐसे जहरीली दवाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके कारण से बहुत सारे एरिया के लोग क्या होंगे, वहां पर जो है क्या होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनके स्वास्थ्य पर जो है गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए जो है जेनेवा प्रोटोकॉल जो है लाया गया था। पेरिस प्रोटोकॉल या जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस जलवायु जो है समझौता बोलते हैं, 2015-16 में आया था।
जिसमें यह कहा गया था कि हम जो है वैश्विक तापमान को क्या करेंगे, 2% नीचे लेकर आएंगे। मतलब औद्योगिकीकरण के पहले जितना तापमान था उससे 2 डिग्री कम लेकर आएंगे, और हर साल का जो टेम्परेचर का जो औसत वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री से हम कम रखेंगे। इससे जो है क्या है आपका संबंधित है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल चारों हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है मतलब जो जल स्रोत से जो बिजली बनाते हैं वो है। लेकिन जो नेचुरल गैस है, जैसे आपके घरों में जो आपका सिलेंडर है खाना बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, उसका आप एक बार उपयोग कर ले तो दोबारा कर पाओगे क्या? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्राकृतिक जो गैसें होती हैं, जैसे मीथेन हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब जो है दोबारा यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस भारतीय नदी को मध्य प्रदेश की जैविक जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा को जो है क्या कहा जाता है? जैविक जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो इसका आंसर पहले वीडियो को आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कौन सा है आपका? सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एरिया पे फैला हुआ डेल्टा है, जहां पर मैंग्रोव जो है पाए जाते हैं। सुंदरी नामक एक ट्री पाया जाता है, जिसके कारण से जो उसको सुंदरबन का डेल्टा जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे ज्यादा जो है आपके ओजोन के क्षरण के लिए क्या है? कारण है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? गाड़ियों से निकलता है, एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है। तो ये सब चीजों से जो निकलने वाला जो हार्मफुल गैस है, ये क्या है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज्यादा जो है नुकसानदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका जिम कॉर्बेट उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भारत का जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था, जिसका वर्तमान में क्या है आपका नाम? जिम कॉर्बेट है। लेकिन पहले जो इसका नाम था ये था आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको क्या किया गया, ये जो जिम कॉर्बेट है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि नेचुरलिस्टिक थे, मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनका जुड़ाव ज्यादा था, तो इसीलिए उन्हीं के ऑनर में जो है जिम कॉर्बेट जो है इसको रखा गया है। और ये आपका कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका उत्तराखंड में जो है स्थित है, जो कि भारत का पहला क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए फेमस है? तो एक सींग गैंडा है, ये आपका असम का जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि वहां के 4 जिलों में फैला हुआ है, वहां पर से क्या है संबंधित है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। गिर नेशनल पार्क कहां पर है ये आप बताइए। सुंदरबन तो आपको समझ में आ गया होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कहां पर है आप बताइए। ठीक है, और वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, इसका भी जो है जानकारी दे दीजिए, ताकि बाकी लोग जो वीडियोस को देखें कमेंट सेक्शन में जाकर थोड़ा जांच पड़ताल करें, तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान जो है और भी मिल जाए, ताकि उनका फायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस देश ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो हमारा G20 था 2023 का, इसको जो है किसने किया था? हमारे प्यारे भारत देश ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 9 से लेके जो है आपका 10 सितंबर 2023 में जो है हमने जो है इसको क्या किया था? होस्ट जो है किया था। ठीक है, और इसका जो मेन थीम था वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आपका भारत ने जो है किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन से नंबर का था? अगर आपको ये आप चलिए इसको कौन से नंबर का था ये आप बताइएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है इसके बाद अगला जो है इंडोनेशिया जो है होस्ट करने वाला है। तो हमने जो किया इंडोनेशिया कर चुका है। 18वां नंबर जो है हम लोग किए थे। 17 नंबर इंडोनेशिया क्या था, 18वां नंबर जो है हमारा भारत जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसने जीता? तो इसमें जो है ऑप्शन जो है गलत हो गया है। 2023 का जो मोहम्मद क्या है, नरगिस एक ईरान की एक महिला है, मोहम्मदी नरगिस, हाँ शायद ये नाम है। इन्होंने जो है जीता है उसको शांति पुरस्कार के लिए। वहां के महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़ रही थी, जो कि वर्तमान में जेल में है।
सो नरगिस मोहम्मदी को जो है मिला है, या ऑप्शन और क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया है ये गलत हो गया, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य सभी जिलों में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य जो है बना है। आपके पास जो है कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप कहीं से भी जहां पर रहते हैं वहां के राशन दुकानों से आप जो है क्या कर सकते हैं, निर्धारित मात्रा में चावल जो भी आपको मिलता है वो जो है आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी भारत में 200 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है? तो कौन हो सकता है? एकमात्र अपना मोटा भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये जो है 200 बिलियन तक जो है पहुंचा है। भारत ने अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च करेगा? ये होना चाहिए क्वेश्चन। देखो 2020 से बात चली आ रही है कि हम लोग 2020 में क्या करेंगे, गगनयान को लॉन्च करेंगे करके, लेकिन कोविड के कारण से खिसकते फाइनली जो है अभी एक्सपेक्टेड डेट ये है कि इसको 2024 के अंत तक जो है क्या किया जाएगा, इसको जो है लॉन्च कर दिया जाएगा गगनयान मिशन को। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस भारतीय शहर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो सही जवाब है आपका हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जो है किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ का भी जो एक जो क्या बोलते हैं जिला है उसको जो है क्या किया गया है, वाटर प्लस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वो जिला कौन सा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप बताइएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो जो पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये क्या है अभी वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है क्या है महासचिव हैं, जो कि 2025 तक जो है बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो 2022 का जो फीफा विश्व कप है इसको जो है अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को जो है हराकर। बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था, तो अर्जेंटीना ने जो है क्या किया था, फ्रांस को हराकर जो है जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत में भूमि पंजीकरण के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना जो है पहला राज्य है जो कि ब्लॉकचेन तकनीकी से जो है क्या करेगा, भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगा। 2024 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब ये होना चाहिए 2024 में। ठीक, वर्तमान में जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो है वो क्या है, हमारे वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश है। तो इस तरीके से हमारा 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपको फायदा हुआ होगा और आगामी आपके एग्जाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ये आपको हेल्प जो है करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट होता है, कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। बाय बाय।